हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हर तकरीबन 3 साल बाद जब आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट का या उनकी जब मुद्दत पूरी हो रही होती है, उसका टाइम करीब आता है, तो हर घर में, हर गली कूचे में, हर ड्राइंग रूम में ये डिस्कशन हो रही होती है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। क्या इन्हीं आर्मी चीफ़ को जो है वो एक्सटेंशन दी जाएगी। तमाम टीवी पर, सोशल मीडिया पर सारी ख़बरें जो है वो भुलाकर सिर्फ एक ख़बर के इर्द गिर्द जो है वो हमारा मुल्क घूम रहा होता है, और वो ये कि अगला आर्मी चीफ जो है वो कौन होगा, या जो मौजूदा आर्मी चीफ है क्या उसको एक्सटेंशन दी जाएगी। अब ये मामला जो हैं वो हुकूमत ने जो है वो तरामीम करके, आर्मी एक्ट में जो है वो तरमीम करके इस मामले को ही ख़त्म कर दिया जब उन्होंने मुद्दत मुलाजमत जो है वो आर्मी चीफ की 5 साल कर दी। तो ये मामला जो है वो तो साइड पर हो गया। लेकिन हुआ ये कि 28वीं तरमीम के बाद CDF का जो एक मामला है कि CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो एक ओहदा क्रिएट किया जाएगा जो कि हेड करेगा तमाम फोर्सेस को, और ये ओहदा जो है वो आर्मी चीफ जो है वो उनको ये ओहदा मिलेगा। अब मामला ये है कि उसके नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द पूरे मुल्क की खबरें जो हैं वो एक नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। चाहे आप टीवी देख लें, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे आप सारे सीनियर सहाफ़ी देख लें कि वो अपने ट्विटर पे जो है वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। तो लोगों के मसाइल तो एक तरफ रह जाते हैं, इस किस्म की खबरें जो हैं वो हमारे टीवी की, सोशल मीडिया की, वीलॉग्स की जो है वो जीनत बन जाती हैं। तो इस वक्त भी यही हो रहा है। अब CDF नोटिफिकेशन जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन है, उसमें जो है वो डिले एक देखा जा रहा है। डिले भी इस तरह का कि जो सोचा जा रहा था कि जो डेट होगी इस नोटिफिकेशन की, उस डेट को जो है वो ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अब जो हमारे तमाम सीनियर सहाफ़ी हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनकी राय जो है वो कुछ बटी बटी नज़र आती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम सहाफ़ी जो है एक ही जगह से अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, जो ताकतवर हल्के हैं उनके करीब समझे जाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो इनको मिलती रहती है, तो इनकी सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बिल्कुल पोल्स अपार्ट जो है वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त नज़र आ रहा है। तो अबसार आलम साहब से शुरू करते हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने वीलॉग्स में बड़े इंकशाफात किए। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सिविलियन साइड है इस वक्त, उसको एतराज़ है कि जो ये CDF का ओहदा है ये सिर्फ आर्मी चीफ के लिए जो है वो नहीं होना चाहिए, दूसरे फोर्सेस में से भी जो है वो ये चूज़ किया जा सकता है, और PM के पास या पार्लियामेंट के पास जो है वो ये इख्तियार होना चाहिए कि वो चूज़ करे कि ये CDF का ओहदा जो है वो किसको जाएगा। तो ये उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट का जो है वो इस्तेहकाक होना चाहिए कि वो इस चीज़ का इंतखाब करे, और ये आर्मी चीफ के ओहदे से मुंसलिक नहीं होना चाहिए CDF का ओहदा। जो दूसरी फोर्सेज हैं उनमें से भी जो है वो ये ओहदा हो सकता है। और एक और चीज़ उन्होंने कही, उनका तो ये कहना है कि 28वीं तरमीम में जो है वो शायद इस हवाले से कोई चेंज भी किया जाए, इस चीज़ को, इस क्लॉज को शायद चेंज कर दिया जाए कि ये CDF का ओहदा सिर्फ आर्मी चीफ के पास जो है वो नहीं होना चाहिए। अब ये तो अबसार आलम साहब जो कि वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो समझे जाते हैं, उनका ये कहना है। आसमा शराजी साहिबा भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारी, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ज़बरदस्त जो है वो ख़बरें देती हैं और ज़बरदस्त उनका एनालिसिस होता है, कमाल लिखती हैं। उनका क्या कहना है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा, उन्होंने ये एक व्यू दिया है दैट ऑल इज़ नॉट वेल। उनका कहना है कि टाइमिंग पे जो है वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कुछ इवेंट्स है जिसको उन्होंने कनेक्ट किया है, यानी नवाज शरीफ का बोलना, जो कि उन्होंने हाल ही में तकरीर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नहीं, जो उनको लाने वाले हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, बाजवा हो गए, फैज़ हो गए, उस हवाले से वो बात कर रहे थे। तो नवाज शरीफ का बोलना, फिर नोटिफिकेशन का आना, फिर शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बहरीन और फिर लंदन चले जाना, और लंदन में मेडिकल जो भी उनके मामला थे वो एक दिन का मामला था, लेकिन वहाँ पर ओवर स्टे कर जाना। तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट करके कहा है दैट एवरीथिंग, इट शोज़ दैट एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट। दूसरी जानिब जो है, जो हुकूमती वज़रा हैं, उनका ये कहना है कि ये तमाम रूमर्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई मसला जो है वो है ही नहीं नोटिफिकेशन का। ये सारा प्रोसीजरल एक मामला है जिसकी वजह से इसमें शायद थोड़ा डिले देखा गया है। मुनीब फारूक काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं, काफ़ी ख़बरें उनके पास होती हैं, ज़बरदस्त ख़बरें जो हैं वो लेकर आते हैं अपने शो में, अपने वीलॉग में जो है हमें काफ़ी इन्फॉर्म्ड रखते हैं। वो समझते हैं कि मामला जो हैं वो सिर्फ ठीक नहीं है इस वक्त हुकूमत और
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ضرورت سے بھی جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. تو ان کے خیال میں اس سے بہتر ون پیج، اس سے بہتر حالات اس وقت جو ہے وہ نہیں ہو سکتے جو کہ معاملات ہیں حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. دوسری طرف انصار عباسی صاحب جو کہ وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، بڑے ویل انفارمڈ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ خبر دی ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے توقیر شاہ کو، جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں اور کابینہ میں قریبی مشیر ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ. انہوں نے بات کی انصار عباسی صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور کچھ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی ہے. انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں کوئی اختلافات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے یا سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو ہے تعلقات میں کوئی دراڑ ہے. انہوں نے اس چیز کو بالکل جو ہے وہ رد کیا ہے. انہوں نے کہا دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ پرسکون اور مکمل طور پر جو ہے ہم آہنگ ہے. انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت معترف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اور بڑا ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جو عزم اور قوم کی خدمت ہے اس کے لیے وہ ان کی تعریف بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں. اور یہ بھی مینشن کیا انہوں نے کہ نواز شریف نے تو 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نواز شریف صاحب خود تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے ووٹ ڈالا تھا، جبکہ ان کے ووٹ کے بغیر بھی جو ہے یہ ترمیم ہو سکتی تھی کیونکہ ووٹوں کے نمبر جو ہیں وہ پورے تھے. تو یہ ایک طرح سے سگنل تھا دیٹ ہی از آلسو کمپلیٹلی آن بورڈ. تو یہ محض ایک شرارت ہے اور افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں. توقیر شاہ کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف کنفیوژن پھیلے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ منتخب حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان غیر معمولی طور پر ہم آہنگ تعلقات موجود ہیں. قومی ترجیحات اور مقاصد کے حصول کے لیے دونوں میں مکمل طور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اس کے برعکس کوئی بھی بات بے بنیاد ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری کچھ معلومات کے مطابق یہ اس وقت جو نوٹیفیکیشن CDF نوٹیفیکیشن کا ڈیلے دیکھا جا رہا ہے یہ آرمی کا اپنا انٹرنل جو ہے یہ میٹر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کو بہت جلد بازی میں لایا گیا، اس پہ اتنا زیادہ ہوم ورک جو ہے وہ نہیں ہوا اور یہ ایک بہت بڑا اسٹرکچرل چینج ہے. ایک نیا عہدہ قائم کرنا، اس کی رسپانسبلٹیز ڈیسائیڈ کرنا، پھر سیکیورٹی چیف کی جو ہے تعیناتی کرنا، یہ تمام نیو اپوائنٹمنٹس یا نیو عہدے جو ہے وہ کریٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا اسٹرکچرل چینج ہے. یہ کوئی 1 یا 2 دن کی کہانی نہیں ہے، اس پہ کچھ ہوم ورک جو ہے وہ ہونا درکار ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوم ورک جو ہے وہ اس پر جاری ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز دیکھے جا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، شاید کوئی ان کے اپنے انٹرنل ایسے میٹرز ہوں جو کہ نہ سیٹل ہو رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب عہدہ نیا کریٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اعتراضات ہوں، کوئی کسی کا ان پٹس ہوں، کسی کی شکایات ہوں، کسی کی ریزرویشنز ہوں، تو وہ انٹرنل میٹرز جو ہیں ان کے شاید وہ ریزالو کرنے میں جو ہے وہ کچھ ٹائم لگ رہا ہو. تو وجہ چاہے جو بھی ہو، وجہ یہ نہیں ہے کہ سویلین حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا اختیار مانگ رہی ہے یا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا اختیار مانگ رہے ہیں کہ ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو ہے ان کی مرضی سے جو ہے وہ CDF کا عہدہ جو ہے وہ چوز کریں. تو یہ معاملہ ان کی اپنی سائڈ سے جو ہے وہ رکا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے انٹرنل جو ہے وہ میٹرز ہیں جس کو وہ سیٹل کر رہے ہیں یا اپنا ہوم ورک ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 27ویں ترمیم اتنی جلد بازی میں ہوئی، اس کا سویلین حکومت سے، سویلین سائڈ سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے. یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ نون لیگ کو جو ہے وہ کوئی اعتراض ہے یا نواز شریف صاحب کو اعتراض ہے، نواز شریف صاحب تو خود جو ہے وہ ووٹ ڈالنے آئے 27ویں ترمیم میں. تو 2 ہفتے پہلے جو کام انہوں نے کیا، جس چیز پر انہوں نے مہر لگائی، 2 ہفتے بعد ایسی کیا چیز تھی، ایسا کیا ہو گیا جو یہ معاملات جو ہیں وہ بدل گئے اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ یہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان کو شاید جو ہے وہ کوئی اعتراض ہے، یہ ماننا جو ہے انتہائی مشکل کیا ناممکن ہی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ عقل جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس چیز پر یقین کریں کہ سویلین سائڈ کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کا ڈیلے یا کوئی اعتراض جو ہے وہ آ رہا ہے. اب حکومتی سائڈ پہ ٹاپ پر کون ہے؟ نواز شریف صاحب ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہے. پہلے نواز شریف صاحب پر بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب خود آئے 27ویں ترمیم پر ووٹ ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے خود مہر لگا دی اس چیز پر جو بھی اس میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی. وہ چاہتے تو وہ نہ آتے کیونکہ ووٹ جو ہے ویسے نمبرز آلریڈی پورے تھے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو ایک سمبولک جو ہے وہ جیسچر ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں ہیں. تو وہ 2 ہفتے پہلے ہی جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا. تو
अब उनको जो है वो क्यों कोई एतराज़ होगा 2 हफ्ते में, ऐसा क्या जो है वो तब्दील हो गया है। फिर आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मतलब एक हुकूमत, एक वज़ीर आज़म जो बनी ही उनके रहमो करम पर है, जिसका सर्वाइवल ही उनके राज़ी होने से है, वो कैसे जो है वो उनको नाराज़ कर सकते हैं। मतलब आप खुद सोचें कि एक ओहदा जो कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो है वो मुंसलिक है, क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनमें ये हिम्मत और जुर्रत होगी कि वो उस पर जो है वो रुकावट बन जाए, उस पर जो है वो कोई एतराज़ उठा लें। एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू जिस पर शहबाज शरीफ साहब के अपने लोग, नून लीग के तमाम वज़रा, अपोजिशन के लोग, स्टैब्लिशमेंट, बल्कि मैं कहूँगी तमाम अवाम जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर मुत्तफिक है, किसी और चीज़ पर हो ना हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़रूर मुत्तफिक है, और वो ये कि इस मौजूदा हाइब्रिड जो एक निज़ाम है, इसके लिए शहबाज शरीफ से बेहतर कैंडिडेट हो ही नहीं सकता, इसको शहबाज शरीफ से बेहतर कोई चला ही नहीं सकता। सो ही इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट। तो किस किस्म का वो एतराज़ जो है वो उठाएंगे, वो कहते हैं ना, ही इज़ मेड फॉर दिस। एक रोल होता है, एक पोजीशन होती है जिस पे आप परफेक्टली जो है वो फिट हो जाते हैं। सो शहबाज शरीफ साहब इज़ मेड फॉर दिस। तो कोई एतराज़ उठाना, कोई इख्तियार मांगना तो दूर की बात है, वो कहते हैं ना कि चूं तक जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। तो ये मामलात जो हैं ये आर्मी के इंटरनल मैटर्स हैं, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन का डिले है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, फाइनली जो है वो अब इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई उनकी बहन उस्मा खान से, और बाकी और कोई मुलाकातें जो है वो उस तरह से नहीं हुई हैं, लेकिन क्योंकि प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया था तो एक मुलाकात जो है वो करानी थी, और वो उस्मा खान से जो है वो उनकी हो गई है। उसके बाद क्या बातें जो हैं वो सामने आई हैं, ऐसा भी लग रहा था, लोगों का ख्याल था कि अब ये एक मुलाकात हो गई है तो शायद रूटीन की मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, शायद जो थोड़ा सा एक माहौल गर्म हो गया था वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक तो बहुत सख्त जो है वो ट्वीट की इमरान खान ने, एक दफ़ा फिर एक्स पे जो है वो अपने पोस्ट किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ हर तरह के इल्ज़ामात लगाए, जो कि उनका यूजुअल एक वो रहता है, वही उनकी टोन थी। फिर उस्मा खान साहिबा ने भी आके जो है उसी किस्म की टोन जो है वो बाहर, जब उन्होंने बात की मुलाकात के बाद, तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें की। खैर, कुछ अहम फैसलों पर आ जाते हैं जो इमरान खान ने किए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म करता हूँ, सलमान अकरम राजा नई कमेटी बनाएंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो कई सारे इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं। ही इज़ एट द सेंटर, एट द हार्ट ऑफ इट। शाहिद खटक कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद हुए हैं, और पाकिस्तान बार के इलेक्शन के लिए हामिद खान और सलमान अकरम राजा को इख्तियार दे दिया गया है। तो एक तरफ तो ये फैसले जो हैं वो आए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो सीएम हैं सुहेल आफरीदी, उनको भी बहुत सराहा और उनसे कहा कि जो भी उनकी मज़ामती मूवमेंट है और जो उनका स्टाइल है, एग्रेसिव स्टाइल, उसी को जो है वो जारी रखें। अलीमा खान साहिबा ने जो है वो एक इंटरव्यू भी दिया है स्काई न्यूज़ को, और स्काई न्यूज़ को याल्दा हकीम को जो है वो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू को लेकर कुछ फेक न्यूज़ जो है वो चल रही थी, बातें उन्होंने वही की जो वो दूसरी जगहों पर भी जो उन्होंने बातें की हैं कि मेरा भाई जेल में है, मिलने नहीं दिया जा रहा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वो डरते हैं इमरान खान से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। तो इसी किस्म की जो है वो उन्होंने बातें की, लेकिन कुछ फेक न्यूज़ जो है एआई जनरेटेड वो चल रही थी, जिसको याल्दा ने खुद भी जो है वो अपने एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि ये बड़ा डेंजरस है जिस किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो चल रही है, कि किस तरह इमरान खान जो है वो शायद इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से शायद उन्होंने कोई बात की है, या आसिम मुनीर की जो रिलीजियस इंक्लिनेशंस हैं उसके हवाले से जो है वो कोई बात की है। तो ये तमाम फेक न्यूज़ है। आपको भी बता दें, ऐसी कोई बात जो है वो अलीमा खान ने नहीं की याल्दा के साथ अपने इंटरव्यू में। इमरान खान ने और क्या कहा? इमरान खान ने एनडीओ जाने वाले रहनुमाओं पर शदीद बरहमी का जो है वो इजहार किया है। अब कोई ना कोई रहनुमा जो है वो अंडर फायर नज़र आते हैं पीटीआई में। हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं किसी ना किसी बात पर जो है वो किसी को गद्दार, किसी को एजेंट, किसी को टाउट, किसी को कुछ ना कुछ जो है वो कह दिया जाता है। अब इमरान खान ने जो एनडीओ में कोर्स करने गए थे उनके रहनुमा, उनके हवाले से कहा है कि ये पार्टी के मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। तो वो तो फ़ौरन ही मीर जाफ़र मीर सादिक जो है वो बना देते हैं, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुनना नहीं चाहते, किसी की कोई एक्सप्लेनेशन वो सुनना नहीं चाहते, और फ़ौरन जो है वो उनको गद्दार करार दे दिया जाता है। उनकी सोशल मीडिया फिर ऊपर से आ जाती है, वो गद्दार करार दे देती है, और किसी के पास एक्सप्लेनेशन देने का कोई मौका नहीं रहता, कोई टाइम नहीं जो है वो रहता। तो उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र मीर सादिक है, विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त जो है वो कैंपेन
चल रही है, उनके नाम ले लेकर जो है वो ये कैंपेन चलाई जा रही है। किस किस के नाम सामने आए हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक्स पर आके अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि आखिर वो एनडीयू के कोर्स में क्यों गए थे, उनको एक्सप्लेनेशन जो है वो आकर देना पड़ी। आदिल खान बाज़ाई जो कि उन नामों में शामिल हैं, पहले मैं आपको नाम बता दूं कि कौन कौन लोग हैं जिनका नाम आ रहा है। आदिल बाज़ाई, मशाल यूसुफजई, नादिया फ़ारूक, सना मस्ती खेल, सुरैया बीबी, आहद शाह और उमैर न्याजी, इन लोगों के जो है वो नाम सामने आ रहे हैं। अब एक की ही जो है मैसेज है जो कि एक्स पे पोस्ट किया गया है लोगों की तरफ से, अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कि भाई वो एनडीयू में क्यों गए थे और क्यों वहाँ पर मौजूद थे, क्यों वो कोर्स करने चले गए थे एनडीयू, जब इतनी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई जो है वो इमरान खान की चल रही है फ़ौज से। अब वो कहते हैं, बाज़ाई क्या कहते हैं, मैं हमेशा से इमरान खान का वफादार और इनके मिशन का पैरोकार रहा हूँ। पार्टी और पार्लिमानी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी भी हमें इन्हीं की जानिब से सिखाई गई है। एनडीयू में हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, पार्लिमानी पार्टी ने हमारा नाम तजवीज़ किया था और हम पार्टी की हिदायत पर वहाँ शरीक हुए। ये सिर्फ एक तालीमी नौयत की वर्कशॉप थी जिसमें इससे पहले पीटीआई के बेशतर अरकान असम्बली और सेनेटर्स भी शिरकत करते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस भी हमारे साथी इसी वर्कशॉप का हिस्सा थे। अगर उस वक्त कोई वाज़ेह हिदायत जारी कर दी जाती तो हम कभी ना जाते। बदकिस्मती से इस वक्त हमें बराह रास्त इमरान खान साहब तक रसाई हासिल नहीं है कि हम अपना मौक़िफ़ जो है वो दे सकें। तो ये एक मैसेज है जो कि गर्दिश कर रहा है, जो कि तमाम लोग जिन्होंने एनडीयू का वो कोर्स जो है वो अटेंड किया था उन्होंने जो है वो इस पर अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है। आदिल खान बाज़ाई और क्या कहते हैं, मुझे 1% भी पता होता मेरा लीडर इमरान खान इस पर गुस्सा होता तो मैं कभी ना जाता। इससे पहले भी मेंबरान जाते रहे, मेरा नाम इस दफ़ा डाला गया और मैं चला गया। मैं अपनी गलती पर उड़ जाने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे अमल से मेरे लीडर नाराज़ हुआ तो मैं सदके दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इंशाल्लाह जल्द खान साहब आएंगे और मैं अपना मामला इन पर छोड़ता हूँ। तो ये जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। माजी में भी ऐसा कई दफ़ा हुआ है, कोई भी बात होती है तो इन्हीं जो पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उनकी जो भी खिदमात रही हों पार्टी के लिए, उनको फ़ौरन जो है वो गद्दार करार दे दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पीटीआई में नज़र आता है और इस चीज़ को ड्राइव करता है पीटीआई का सोशल मीडिया। वो लगाता है, वो डिसाइड करता है कौन गद्दार है और कौन पार्टी का जो है वो वफादार है। तो अब ये लोग जो हैं वो उस लपेट में आ चुके हैं। ये चंद नाम जिन्होंने एनडीयू का जो है वो ये कोर्स अटेंड किया था, जबकि वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये जो है ये पार्लिमानी पार्टी जो है उसका डिसीजन था और उन्होंने जो है वो ये नाम आगे भेजे थे। तो इस पर बड़ा गुस्सा जो है वो दिखाया है इमरान खान साहब ने जब उनको पता चला कि ये लोग एनडीयू गए थे। इसके अलावा सेनेटर फैसल वाडा ने जो है वो जब भी वो आते हैं कोई ना कोई ऐसे धमाका खेज जो है वो बातें कर जाते हैं कि फिर उसी पर जो है वो बात होती रहती है। तो अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इसी किस्म की सियासी गुफ्तगू करनी है तो आगे जो है किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होंगी, ना बहनों की ना किसी और की। उन्होंने शाजिब खानजादा के साथ वो शो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई की बहनें सियासी पैगामात लाएंगी तो सियासी मुलाकातें ही तसव्वुर होंगी। और उन्होंने कहा इमरान खान के आगे कोई सियासी मुलाकातें नहीं होंगी। बानी पीटीआई की बहनें सियासी पैगामात लाती रही हैं तो यहाँ भी पाबंदी लग सकती है। इसके अलावा उनका कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी फौजी अफसर की शहादत में जाने के बजाय अमरीकी कॉन्सुलेट चले गए। उन्होंने कहा कि मुस्बत काम हो, मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे पर रहें, गवर्नर अपना काम करें और सूबे की खिदमत हो। इसके अलावा पीटीआई ने उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीटीआई ने कुछ ठान लिया तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। तो हम देख रहे हैं गवर्नर राज की बातें जो हैं वो कुछ दिनों से चल रही हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी। अब जो है वो कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही, बल्कि ऐसे कुछ तासुरात आ रहे हैं कि शायद सिर्फ उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए जो है वो गवर्नर राज का जिक्र किया गया था। लेकिन फैसल वाडा जो है उन्होंने कहा अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा? गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा। तो ना सिर्फ वो गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नर राज लगता है तो वो लंबे अरसे तक जो है वो बरकरार भी रह सकता है। तो ऐसा लग रहा था कि ये उस्मा खान की मुलाकात के बाद शायद कुछ सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा और तसल्ली हो जाएगी दोनों साइड्स को कि ठीक है अब मुलाकात हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि हम देख रहे हैं कि और गर्मा गर्मी जो है वो नज़र आ रही है जब से खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आया और शायद यही पैगाम था जिसको रोकने के लिए उनकी मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही थी। लेकिन अब हमने देखा एक सख्त पैगाम जो है वो उस्मा खान भी लेकर आई हैं और एक्स पर भी जो उनका पैगाम आया है वो इंतहाई सख्त है। मामलात में किसी किस्म की ठंडी या कामनेस जो है वो फ़िलहाल जो है वो उम्मीद नहीं की जा सकती। जो एक्सीडेंट हुआ मैन होल का और उसमें गिरकर 3 साला बच्चा जो है उसने अपनी जान से इब्राहिम ने
हाथ धो बैठा। अभी उसका गम और गुस्सा लोगों में मौजूद ही था कि एक और खौफनाक इंसिडेंट जो है वो इस्लामाबाद के बीचों बीच देखा गया। वो क्या इंसिडेंट था उस पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। वो ये था कि रात गए, परसों रात की ये बात है, रात गए जो है वो एक गाड़ी, एक लैंड क्रूज़र V8 जो है वो इस्लामाबाद की सड़क पर तेज़ी से जा रही थी और दो खातून जो हैं, दो लड़कियां जो हैं वो स्कूटी पे जो है वो सवार थी और उन्होंने वो गाड़ी जो है इस्लामाबाद में दो लड़कियों को कुचलती हुई चली गई। ये लैंड क्रूज़र V8 थी और इसमें बताया जा रहा है कि एक 16 साल का जो है वो ड्राइवर था, लड़का जो था वो 16 साल का था और ये लड़का, इसका नाम अबू ज़र बताया जा रहा है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है मोहम्मद आसिफ, ये उनका बेटा है। कौन है मोहम्मद आसिफ, उनका भी थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं। अभी हाल ही में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर्स हुए तो ये भी जो है वो वहीं से आए। फरवरी 2025 में इनको बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। बाकी की तफसीलात जो हैं वो क्या हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी और फिर जो है वो हम इस पर आगे बात कर लेते हैं। मरियम नवाज़ खान ने अपने जो रिपोर्टर हैं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा है, इस हवाले से अहम तफसीलात जो है वो उन्होंने शेयर की। वो कहती हैं कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे से जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो तन्हा नहीं था बल्कि उसके दो दोस्त भी जो है वो उसके साथ थे। तो ये कोई रात के 1-1:30 बजे ये वाकया पेश आया है। वो अकेला नहीं था, अबू ज़र, उसके साथ उसके दो दोस्त जो हैं वो भी मौजूद थे। पुलिस ने जज साहब के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया। क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसने ये बता दिया कि मैं जज का बेटा हूँ, तो उसको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये 16 साल का लड़का है जो कि गाड़ी चला रहा था और कहा जा रहा है कि वो इस वक्त वीडियो बना रहा था, स्नैपचैट वीडियो भी जो है वो बना रहा था वाइल ड्राइविंग। तो उसको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो उसने कह दिया मैं जज का बेटा हूं और जस्टिस आसिफ जो है वो मौके पर खुद जो है वो पहुंच गए, बेटे को घर भेजा, जल्दी जल्दी इसके दोनों दोस्तों को भगाया और कमज़ोर FIR के बाद सुबह बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी दोनों दोस्तों का FIR में तस्करा है ना, पुलिस ने कहा। अहम बात यह भी है कि जिस वक्त जज साहब मौके पर पहुंचे, एक लड़की जो है वो ऑलरेडी दम तोड़ चुकी थी, लेकिन एक लड़की की सांसें उस वक्त भी चल रही थी, उसमें उस वक्त भी जो है वो जान बाकी थी। जो दूसरी लड़की है उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ ताख़ीर से पहुंची। कोई 20 मिनट के बाद जो है या आधे घंटे के बाद जो है वो एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंची और दोनों लड़कियां जो हैं वो उसी स्पॉट पर जो है वो वफ़ात पा गईं। लेकिन जज साहब ने अपने बेटे को जल्दी जल्दी फ़ौरन फटाफट जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दिया। ये मरियम नवाज़ खान ने जो है इसकी कुछ अहम तफसीलात जो है वो शेयर की हैं। अब मामला ये है कि ये जो लड़का है ये सिर्फ 16 साल का लड़का है और ये ड्राइव करते हुए रात के 1:30 बजे लैंड क्रूज़र V8 चला रहा था और ड्राइव करते हुए ये वीडियो भी जो है वो बना रहा था। अबू ज़र की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो इस वक्त देखी जा सकती है सोशल मीडिया पर, जो कि जुलाई 2018 की है, जो इंस्टाग्राम पे, उसके इंस्टाग्राम पे जो है वो मौजूद है और उसमें जो है वो बच्चे की उम्र सिर्फ 8 बरस है उस इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक और ये कोयटा में जो है वो लैंड क्रूज़र है जो कि वो चला रहा है। साथ वाली नशिस्त पे कोई शख्स जो है वो भी मौजूद है। जस्टिस आसिफ उस वक्त कोयटा में वकालत कर रहे थे। उनको रवां साल 20 जनवरी को, जैसा कि मैंने कहा, कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से का एडिशनल जज लगाया गया और अगले माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अबू ज़र की ये वीडियो इंस्टाग्राम पे मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि वो सिर्फ 8 साल का है और वो लैंड क्रूज़र जो है वो उस वक्त भी चला रहा है। तो इस पर जो है वो FIR काटी गई है और FIR जो है वो क्या है मैं आपको बता दूं। सेक्शन PPC 322 कत्ल बेसबब यानी डेथ कॉज बाय मिस्टेक और इनडायरेक्ट एक्ट उस पर लगाया गया है, जिसकी पनिशमेंट दियत जो है वो है। इसके अलावा PPC 279 है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक वे। PPC 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज, द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट मे एक्सटेंड 2 years और फाइन और बोथ। इंतहाई एक वीक कमजोर FIR जो है वो इस लड़के पर काटी गई है, अबू ज़र पर, जो कि 16 साल का लड़का है, लैंड क्रूज़र चला रहा था। रात के 1:30 बजे दो लड़कियां जिनका नाम समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल बताया जा रहा है, उनको कुचलता हुआ जो है वहां से चला गया। जज का बेटा है, जज मौके पे पहुंचे और अपने बेटे को भगा दिया। ना सिर्फ अपने बेटे को भगाया बल्कि उसके जो दो दोस्त थे उसके साथ मौजूद थे, उनका नाम तो, उनका जिक्र तो कहीं पर है ही नहीं, वो भी वहां पर मौजूद थे, उनको भी जो है वो भगा दिया गया और दो लड़कियां उनको कुचल दिया इस लैंड क्रूज़र ने, इस लड़के ने, जिसमें से एक लड़की जो है वो उसी वक्त दम तोड़ गई जबकि दूसरी लड़की की सांसें चल रही थी। लेकिन क्योंकि फौरी एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची, फौरी उसको मदद नहीं फराहम की गई, इसलिए वो दूसरी लड़की भी वहां पर
दम तोड़ गई। ये एक कमज़ोर तरीन FIR जो है वो उस लड़के पर काटी गई है। ये सिर्फ कोई एक केस नहीं है जिसमें कोई एलीट का बेटा जो है वो आता है और कुचल कर लोगों को चला जाता है और फिर उसके हवाले से कुछ भी नहीं होता है। एंड आई एम श्योर कि आप इस पर भी देखेंगे कि कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत एक्शन लेके थोड़ा बहुत फाइन लगाकर दियत देकर जो है वो इसको भी छुड़ा लिया जाए। अब बात ये है कि ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें एलीट जो हैं या उनके बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं वो आते हैं, इस किस्म के एक्सीडेंट्स करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, अंधों की तरह गाड़ियां चलाते हैं और एक्सीडेंट करके बच जाते हैं। या तो उनको मामूली सा फाइन हो जाता है या दियत का कानून लगा के जो है वो उनको छुड़ा लिया जाता है। और इस केस में भी जिस किस्म की वीक FIR है, ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ होगा। माजी में भी कशमाला तारिक के बेटे जो है उन्होंने 4 लोगों को जो है वो कुचल दिया था। अपनी लेक्सिस वो चला रहे थे और 4 लोगों को कुचल दिया था। उसमें आपको पता है किसको सजा हुई थी? उसमें उस ड्राइवर को सजा हुई थी जो ड्राइवर वहां पर मौजूद ही नहीं था, उस गाड़ी में मौजूद नहीं था। तो वो जो गरीब ड्राइवर है उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। इसी तरह एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज मलिक शहजाद अहमद खान, उनकी बेटी थी शानज़ अहमद, उनसे भी जो है 2 लोगों का जो है वो इंतकाल हो गया था एक एक्सीडेंट में, और उनको भी प्री अरेस्ट बेल जो है वो दे दी गई थी और आज तक जो है उस केस के हवाले से कुछ नहीं हुआ। इसी तरह आप जानते हैं बड़ा एक फेमस केस जो हुआ था वो था नताशा दानिश अली का, जिसने एक बाप और बेटी को जो है वो कुचल दिया था कराची में, और दियत देकर जो है उसको भी जो है वो छुड़ा लिया गया और फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ा। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो दियत का कानून इस्तेमाल करते हैं और अपनी जान जो है वो छुड़ा लेते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का इस वक्त पाकिस्तान है जिसको वो हार्ड स्टेट जो है वो बनाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि कोई भी जो है वो पनिशमेंट से नहीं बचेगा, कोई अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कानून के अगेंस्ट जाएगा, तो किसी को भी जो है वो यहाँ पे माफ़ी नहीं है। वो तो बड़े गुस्से में जो है मैं देख रही थी, वो कह रहे थे कि वो बाहर से लोगों को बुलाकर पनिश करेंगे, जो लोग सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फेक न्यूज़ जो है वो फैलाते हैं, उनको बाहर से जो है वो लाकर पनिश किया जाएगा। तो इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो उनके खिलाफ भी जो है उसी तरह से सख्त एक्शन लेंगे और एक हार्ड स्टैंड जो है वो उनके खिलाफ भी जो है वो लिया जाएगा। या फिर ये कानून जो आपका है या ये जो आपका अज़म है ये शायद सिर्फ गरीबों के लिए है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, क्योंकि कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा हो, कोई भी आपको प्रोटेक्शन देने वाला इदारा हो, पुलिस हो गई, NCCCIA हो गई, FIA हो गया, NAB हो गया, कोर्ट्स हो गए, ये तमाम इदारे जो इंसाफ देने वाले हैं या आपको प्रोटेक्शन देने वाले हैं, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या तो इस्तेमाल होते हैं या फिर एलिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, या फिर ये तमाम आपका जोर जो है वो सिर्फ गरीबों पे जो है वो चलता है। क्योंकि इस किस्म के वाक़यात में तो आज तक हमने नहीं देखा कि किसी को एग्जाम्पल बनाया गया हो, किसी को ऐसी सज़ा दी गई हो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि आप चाहे जिस भी तबके से आपका ताल्लुक है, अगर आप कानून तोड़ेंगे, अगर आप कोई ऐसा एक्सीडेंट करेंगे तो आपकी जो ड्यू सज़ा है वो आपको ज़रूर मिलेगी और आपके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह के एक आम आदमी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है किसी भी एक्सीडेंट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जज साहब के बेटे हैं ये भी कोई दियत देकर इस तरह आसानी से जो है वो निकल नहीं जाएंगे। एक वीक FIR जो है वो नज़र आ रही है, देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि अब हम एक हार्ड स्टेट जो है वो बन चुके हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है, तो इस शख्स को भी जो है वो उसी तरह से एक हार्ड पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी ताकि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दी जाए।